हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज हम देखेंगे ब्लेंडर के प्रेफरेंसेस के बारे में और उसको कैसे सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंडर ओपन कर लिया है आपने, एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस पे हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इंटरफेस। इंटरफेस में हम जैसे ही जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले के साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा रेजोल्यूशन स्केल। तो जैसे ही हम रेजोल्यूशन स्केल को इंक्रीज़ करते हैं आप देख सकते हो कि पूरा जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर है इसका रेजोल्यूशन में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, कभी कभी आपके पास बड़ी डिस्प्लेज होती हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा आपको विजिबल होता है सब कुछ, तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन स्केल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्प्लैश स्क्रीन दिख रही है। स्प्लैश स्क्रीन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब आप ब्लेंडर खोलते हैं सबसे पहले जो स्क्रीन पॉपअप होती है वही स्प्लैश स्क्रीन होती है। ठीक है, उसकी सेटिंग यहाँ से हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे पास है रीजन ओवरलैप। अगर आप देखोगे हमारे जो टूल्स हैं ये ऐसे ही हवा में लटके हुए दिखते हैं, ऊपर ऊपर से भी और ये लेफ़्ट साइड से भी। अगर हम ये रीजन ओवरलैप कर देंगे तो जैसे हमारे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी देखते होगे, जैसे फोटोशॉप हो गया या इलस्ट्रेटर हो गया, उसमें लेफ़्ट साइड में इस तरीके से एक बार आ जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि कैसे ये सेपरेट हो गए और मैं इनको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकता हूँ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा नेविगेशन कंट्रोल्स। नेविगेशन कंट्रोल आप राइट साइड पे देख सकते हो, जैसे कि ये जूम इन एंड आउट का है, ये हैंड टूल है, ये टॉगल कैमरा व्यू है। अगर हमारे सीन में कोई कैमरा लगा हुआ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा मोड ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक मोड होता है। ठीक है, अगर हमें आपको इसकी शॉर्टकट कीज पता है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, नहीं तो ये अगर लगा हुआ भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके नीचे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ट्रांसलेशन का टैब, जहाँ पर आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट हुई भी है। अगर हम किसी और लैंग्वेज से हैं तो हम उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हिंदी पे इसको स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे लिए तो अभी इंग्लिश ही ठीक है, नहीं तो हम भटक जाएंगे कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे आते हैं तो नीचे आता है हमारा टेक्स्ट रेंडरिंग। इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर है एंटी एलियासिंग। ठीक है, जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट हैं सारे आप देख सकते हो कितने शार्प हो गए। ठीक है, और अगर मैं इस चेक बॉक्स को वापस क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो उसका डिफरेंस। ठीक है, तो इससे होता है ये। तो इसके बाद आता है हमारा पाई मेन्यू। पाई मेन्यू में हम जैसे नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो एनिमेशन टाइम आउट अभी 6 पे सेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे Z प्रेस करूँ, जो हमारा ये पाई मेन्यू ओपन हो रहा है, जो इसमें खुलने में जो डिले आ रहा है वो 6 वैल्यू की वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को 0 कर दूँ तो हमारा ये जो पाई मेन्यू है ये एकदम लोड होगा, देख रहे हो आप। तो ये इसकी सेटिंग है, इसको मैं वापस से 6 कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थीम्स टैब, जिसमें आप कलर्स एंड स्टाइल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि हम अपने यूज़र इंटरफेस में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप हर चीज़ का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमें चेंज नहीं करना है तो हम नीचे जाते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि 3D व्यू पोर्ट है, इस पर मैं आपको एक सेटिंग दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वर्टेक्स साइजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब है, मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा और आप देख सकते हो कि इसके चारों साइड ये पॉइंट्स आ गए हैं, ये हमारे वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका पिक्सल साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हो ये वर्टेक्स पॉइंट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको इस तरीके से ठीक लग रहा है आप, तो आप इसको इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको 3 पिक्सल पे रख के भी छोड़ सकते हैं एज इट इज़। तो इसके बाद आता है हमारा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमारा सबसे ऊपर जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑब्जेक्ट इन्फो। अभी ऑब्जेक्ट इन्फो है, जैसे हमारा क्यूब सेलेक्ट हुआ हुआ है तो यहाँ पे जो आ रहा है 1 क्यूब, ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ से चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हट गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ आप देख रहे हो व्यू नेम। तो आपका कौन सा व्यू, मतलब कौन से मोड पर आप, हमारा ये जो 3D क्यूब है किस मोड पे आप देख रहे हैं, तो ये हमारा यूज़र पर्सपेक्टिव मोड है। तो हम ये यहाँ से इसका व्यू नेम को अनचेक करेंगे तो ये देख सकते हो आप कि वो भी यहाँ से चला गया है। ठीक है,
तो ये होते हैं हमारे व्यू पोर्ट के ऑप्शन। इसके बाद आते हैं लाइट्स। लाइट्स में अगर आप जाते हो तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो स्टूडियो लाइट्स। स्टूडियो लाइट्स में हमारे पास है एडिटर। अगर हमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब आता है, आप देख सकते हो कि इसमें एक हल्की सी लाइटिंग, एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है। अगर मुझे इस लाइटिंग को चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एडिट स्टूडियो लाइट, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो हमारा स्टूडियो लाइट है इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं इस प्रीसेट को सेव कर दूंगा तो जब भी मैं अपना ब्लेंडर खोलूंगा तो मेरी लाइटिंग कुछ इस तरीके से ही मुझे दिखेगी। तो ये लाइटिंग यहाँ सेट होती है। इसके बाद जैसे हमारा मैट कैप्स हैं, HDRIs हैं, ये हम जैसे आगे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करता रहेगा उसके साथ साथ सीखेंगे। और यही नहीं, जैसे हमारा ये एडिटिंग टैब है, ये एनिमेशन टैब है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा एड ऑन्स। एड ऑन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैब है जिसमें आप ब्लेंडर के स्पेशल फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे डिफरेंट एड ऑन्स हैं जो आप इनेबल कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम फ़िलहाल यहाँ पर नोड रैंगलर को एक्टिवेट कर लेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल एड ऑन है। बाकी के एड ऑन्स हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा इनपुट। इनपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे है एम्यूलेट नंपैड। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं होता है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर जैसे ही इसे एम्यूलेट करेंगे, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो आपका नंपैड का काम करेंगे। ठीक है। अभी मेरे लैपटॉप में तो नंपैड है तो मैं यहाँ से इसे अनचेक कर देता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी माउस की सेटिंग, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक चेक बॉक्स अनचेक हुआ हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एम्यूलेट 3 बटन माउस। मतलब आपके माउस में अगर 2 बटन्स हैं सिर्फ और आपको थर्ड माउस बटन की ज़रूरत है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसे चेक बॉक्स को चेक कर दोगे तो आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन से वो थर्ड माउस बटन को यूज़ कर सकते हो। इसके नीचे आप देख सकते हो कि टैबलेट की सेटिंग्स और 3D माउस की, जो कि हमें नहीं करनी है अभी फ़िलहाल। तो इसके बाद आता है हमारा नेविगेशन टैब, जिसमें आप अपना पैन और अपना ऑर्बिट किस तरीके से आपको इस 3D स्पेस में आपको मूव करना है वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो कस्टमाइज़। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन। तो जैसे ही मैं इसे चेक करता हूँ, अगर आप 3D व्यू पोर्ट में आप देख सकते हो, जैसे ही अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इस सेटिंग को सेलेक्ट करने के बाद तो जैसे ही मैं अपना 3D स्पेस में अपना रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अपने आप को आराम से रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो मेरा पूरी 3D स्पेस ही घूम रही है, अदरवाइज हम इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम पा रहे थे। ठीक है। तो ये इस सेटिंग का बेनिफिट है, आप कर सकते हैं आप करना चाहें तो, पर मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा की मैप। की मैप को आप समझ सकते हैं एज अ शॉर्टकट की, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फीचर पे सेट करनी है जो आपके काफ़ी यूज़ में रहता हो तो यहाँ से आप उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम टैब, जिसमें आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमें दे रखा है साइकिल्स रेंडर डिवाइसेस। तो जो हमारा साइकिल रेंडर इंजन है ब्लेंडर का, इसमें हमें रेंडरिंग के लिए अगर हमें कोई स्पेसिफिक सेटिंग करनी होती है, जैसे हमें अपना GPU यूज़ करना है तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो। अगर GPU के साथ CPU भी यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और आपके पास अगर मल्टीपल GPU हैं तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे CUDA हो गया, CUDA हमारा NVIDIA ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, और जैसे ये HIP है इसमें आप AMD के ग्राफिक्स को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और अब ये नया एक आप देख सकते हो यहाँ पर है वन API से आप इंटेल के ग्राफिक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो अपने ब्लेंडर की रेंडरिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेव एंड लोड टैब। इसमें आपको ब्लेंड फाइल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हम अपनी प्रोजेक्ट्स तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी और के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को भी ओपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप ये देख सकते हो लोड UI। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट करी हुई है और उस फाइल में मैंने अपने हिसाब से अपना इंटरफेस को सेट कर रखा है और मैंने अपनी फ़ाइल सेव कर दी। अब मान लीजिए आपने उस फाइल को डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद आपने उसे खोला, तो मेरी जो यूज़र इंटरफेस की सेटिंग हुई है वो ही आपके ब्लेंडर पे ओपन हो जाएगी। आप कंफ्यूज हो सकते हो और आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको हो सकता है ना मिले। और अगर आप उसे अपने हिसाब से सेट कर सकोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप यहाँ से लोड UI वाला ऑप्शन को अनचेक कर दो। तो जब भी आप कोई भी किसी और की भी फाइल ओपन करोगे तो वो उसी तरीके से खुलेगी तो जैसे आपने अपने ब्लेंडर को सेट कर रखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये।
अब जैसे यहाँ पर है ऑटो सेव, तो ये ऑटो सेव का टाइमर आपका 2 मिनट पे सेट हुआ हुआ है। हर 2 मिनट में आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। यहाँ पे हमारा ऑटो सेव सेट हुआ हुआ है। इसके बाद आता है हमारा फाइल पाथ। फाइल पाथ्स में क्या होता है, हम अपने हिसाब से जो हमारे मोस्ट यूज़फुल फोल्डर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें टेक्सचर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो हो सकता है आपके पास एक टेक्सचर का पूरा फोल्डर हो जिसमें आपके पास बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, तो वो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो। तो आप जब भी आप अपने मॉडल के लिए कोई भी इमेज सर्च करोगे तो सबसे पहले वो आपको इस वाले फोल्डर पे लेके जाएगा जो आपने यहाँ पर सेट कर रखा होगा। उसके बाद अगर हो सकता है उस फोल्डर में वो फाइल ना हो तो आप अपने बाकी सिस्टम में नेविगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। और यहाँ जैसे आपको रेंडर आपको करना है, तो आपको कोई स्पेसिफिक फोल्डर या कोई स्पेसिफिक ड्राइव में आपको अपने रेंडर्स लेने हैं, तो वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लेंडर के प्रेफरेंसेस की सेटिंग समझ में आई होंगी और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कौन सा फंक्शन कहाँ से वर्क करता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।